नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसेम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा हूँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। और इसमें हमने पहले बहुत अवधारणात्मक स्तर पर समझा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को। उसके बाद हमने प्रस्तावना की बात की थी और फिर हम मूल अधिकारियों की बात कर रहे थे। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हम मूल अधिकारों पर भी एक दो लेक्चर, 3-4 लेक्चर में समझेंगे मूल अधिकारों को। तो मूल अधिकारों के क्रम में ही ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मूल अधिकारों पर 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बात की थी अवधारणात्मक स्तर पर, कॉन्सेप्चुअल स्तर पर कि मूल अधिकार के अधिकार क्या होते हैं, फिर अधिकारों का विकास क्रम कैसे हुआ, मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी समानता के अधिकार की। तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देखेंगे, जो हमारा मूल अधिकारों पर सेकंड लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको अनुच्छेद 16 पढ़ाया था, जिसमें था कि रोजगार और नियोजन में समता की बात की गई है भारतीय संविधान में। तो उसमें मैंने तो आपको संवैधानिक प्रावधान तो बता दिया था कि संविधान में क्या लिखा गया है और संविधान में अनुच्छेद 16 में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। लेकिन उसका जो कंसेप्चुअल सवाल है, उसकी जो कंसेप्चुअल अवधारणा है, कुछ अवधारणात्मक जो उसका पक्ष है, मैंने कहा था कि इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ा देने पे क्या होता है ना कि लंबा लेक्चर हो जाता है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो मैंने जब आपको अनुच्छेद 16 के बारे में बताया था, तो मैंने यह बताया था कि अनुच्छेद 16 में यह लिखा है कि जब राज्य हमारा जो है वह रोजगार और नियोजन में समता स्थापित करेगा, अर्थात राज्य के अंतर्गत जो रोजगार और नियोजन के अवसर उपलब्ध होंगे उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार की अपेक्षा संविधान में क्या शब्द रखा गया है? केवल। केवल क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान और निवास स्थान, इन छह आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से रोजगार एवं नियुक्ति में। तो फिर हमने इसके अपवाद भी समझे थे, जो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या अपवाद रखे गए हैं। तो फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो हमारा 16 है, अनुच्छेद 16 है हमारा, अनुच्छेद 16, उसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्लास, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कुछ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन राज्य कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है? एक तरफ लिखा गया है कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा रोजगार और नियोजन में। फिर उसी 16 अनुच्छेद में एक अपवाद जोड़ दिया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य कर सकता है। तो हम ये समझेंगे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग कौन है, फिर पूरा मंडल आयोग, इस कमंडल की राजनीति को समझेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक का मतलब है सोशल एंड एजुकेशनल, सोशल एंड एजुकेशनल रूप से जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास जो है, उसके लिए सरकार कार्य कर सकती है। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग होने के, बैकवर्ड क्लास होने के 2 आधार बताए गए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल एंड एजुकेशनल। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान हमारा निर्माण हुआ, संविधान निर्माताओं ने बनाया, तो वहां आर्थिक आधार नहीं रखा गया है पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है। 2 ही आधार रखे गए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। आधार आर्थिक जो है, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसकी रिजर्वेशन की बात हम आज कर रहे हैं, वह भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसकी बात नहीं की थी। तो इस पूरे क्रम को समझेंगे हम कि कैसे हुआ है। तो मैंने बताया, जैसे अनुच्छेद 16 में लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कार्य कर सकता है। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, एक कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। तो उसी क्रम में 1953 में सबसे पहले, 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसको कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं इसको, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ये ध्यान रखना, ये पीसीएस में सवाल अक्सर आ जाते हैं इस टाइप के सवाल कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। तो स्टेट पीसीएस के लिए ये सवाल इस प्रकार के फैक्चुअल बन सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि पीसीएस में, यूपीएससी में भी एक लाइन आपसे कभी डाल के पूछा जा सकता है ये, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी अनुच्छेद 16 की, वो क्या थी? वो फैक्ट थी। अब हम उसकी अवधारणा को समझ रहे हैं कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो 1953 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 340
और 16 के अंतर्गत जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से लोग दिए गए हैं उनकी पहचान के लिए एक आयोग गठित किया काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में। इस आयोग ने अपनी कुछ सिफारिशें दी, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को माना नहीं गया। तब फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपने 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के। जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। 1977 में देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 1951 में प्रथम चुनाव हुए भारत के, और उससे लेकर 1977 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, जिसे कहा गया कि अम्ब्रेला कहा गया। कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला पार्टी कहा जाता है क्योंकि उसमें विभिन्न विचारधाराएं शामिल होती हैं, और इसको कहा गया कि एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था है भारत में, अर्थात कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व था। वो कौन सा दल था? वो कांग्रेस था। लेकिन जब बदलाव आया भारतीय राजनीति में तो 1977 में कांग्रेस सत्ता से हटी केंद्र से, और जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। तो मोरारजी देसाई चूंकि पिछड़े वर्गों की बात कर रहे थे, ये राजनीति में कुछ नया बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, तो मोरारजी देसाई ने क्या किया? वही अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन गठित किया। और किसकी अध्यक्षता में किया? बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो कि एक सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बीपी मंडल, इसलिए इसको कहा जाता है मंडल आयोग। तो आपसे क्या सवाल बन सकता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कौन कौन था, या उसकी कब स्थापना हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, किसके प्रधानमंत्री काल में हुई, और उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो हमने समझा। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। बीपी मंडल, बीपी मंडल एक सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया। और इनका जो कार्य था, इन्हें किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? इनका उद्देश्य था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना है, और पहचान करने के बाद आपको यह भी अनुशंसाएं और सुझाव देने हैं कि इन पिछड़े वर्गों का उत्थान कैसे हो, उसके दिशा में भी इन्हें सुझाव देने थे। तो इनके दो कार्य थे। पहला कार्य था कि जो अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कार्य कर सकती है, उस वर्ग की इनको आयोग को क्या करनी थी? पहचान करनी थी कि कौन कौन से इसमें वर्ग आ रहे हैं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, और इन्हें यह भी बताना था कि जो वर्ग ये चिन्हित करेंगे कि ये लोग पिछड़े वर्ग हैं भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उनके उत्थान के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। तो ये मंडल आयोग का कार्य था। तो मंडल आयोग ने अपना सर्च किया, देखा, और इन्होंने मंडल आयोग गठित कब हुआ था? 1979 में। मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, और आयोग गठित हुआ 1979 में, ठीक 2 वर्ष बाद। फिर इन्होंने मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक, 1980 में रिपोर्ट दे दी, और इन्होंने कहा कि 3743 जातियां, कास्ट को इन्होंने पिछड़े वर्गों के रूप में पहचान की। ठीक है, अब पूरी एक बार फिर से मैं समरी दे रहा हूं इसका। जो अनुच्छेद 16 है, जहां लिखा गया है कि भारत का जो राज्य है, भारत राज्य है, वह नियोजन और रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, फिर उसी का एक अपवाद दिया गया है, उसी का एक सब क्लॉज है, उसमें लिखा गया है कि भारत की सरकार जो है या राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य कर सकती है। तो उस क्रम में आयोग गठित हुआ काका कालेलकर की अध्यक्षता में कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है? काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ बीपी मंडल की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो बीपी मंडल ने क्या किया? 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की। और कैसा पिछड़ा वर्ग? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक, तो ये समझा हमने। अब देखिए यहां 2 शब्द आ रहे हैं। संविधान में लिखा है वर्ग, क्लास, और मोरारजी देसाई के द्वारा जो आयोग गठित किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग, उसने कहा जाति, कास्ट। ठीक है, ये 2 चीजें उभर के सामने आई। वर्ग, संविधान में लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। लेकिन जब मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की तो उन्होंने क्या कहा कि भारत की 3743 जो जातियां हैं उन्हें वर्ग माना जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है? मंडल ने इनको जातियों को ही वर्ग मान लिया, लेकिन संविधान में वर्ग लिखा गया है, और ऐसा है तो कुछ अंतर होगा। तो देखिए वर्ग का आशय होता है, वर्ग जो है वो किसी जाति से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, वर्ग का आशय होता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हों समाज में, समझ रहे, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज हो, वह कोई भी हो सकता है। ठीक है,
वर्ग का वहाँ आशय ये होता है। और जैसे जो परंपरागत समाज है, भारतीय समाज, वह एक प्रकार से हम देखते हैं कि जातिगत समाज है। लेकिन हम आधुनिक भारत की जब बात करते हैं, हम शहरी भारत की बात करते हैं, तो आप देखते हैं हम कहते हैं कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, उच्च वर्ग। तो हम ये क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, हम आर्थिक आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। जब हम कहते हैं निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है, फिर उच्च वर्ग है, इस सब का क्लासिफिकेशन हम वर्ग का क्या करते हैं, आर्थिक आधार पर करते हैं। लेकिन संविधान में आर्थिक आधार नहीं दिया गया था, सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग लिखा गया था। लेकिन वर्ग का निर्धारण ही आर्थिक आधार पर होता है, ठीक है। तो ये वर्ग की अवधारणा हुई। और जाति, जैसा कि हम जानते हैं कि जाति तो भारत जातियों का देश है। भारत में असंख्य जातियां पाई जाती हैं। और आपको बता दें कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि भारत में मुस्लिम लोग भी विभिन्न जातियों पाए जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स की भी जातियां होती हैं। जब आप किसी मुस्लिम कंट्री को देखेंगे तो वहाँ जातियां नहीं होती हैं, वहाँ संप्रदाय होंगे कि वो शिया होगा, सुन्नी होगा, सुन्नी में भी कुछ वर्ग होंगे, पर जातियां नहीं होती हैं। लेकिन भारत का मुस्लिम भारतीय रंग में इस प्रकार रंग गया है कि भारत के मुसलमान को भी जातियां निर्धारित कर दी गई हैं कि ये इस जाति के होंगे, ये इस जाति के होंगे। तो भारत में जाति का प्रभाव इतना है कि जब मुसलमान विदेशों से आए तो वह भी जातियों के रंग से नहीं बचा सके खुद को, और जाति में अपने आप को रंगना पड़ा उन्हें, ठीक है। तो वर्ग एक तरह से आर्थिक अवधारणा है और जाति जो है वो एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक स्तरीकरण है जाति। लेकिन मंडल आयोग ने कहा कि भारत में वर्ग जैसी कोई अवधारणा अभी उपस्थित नहीं है, हम भारत के लोगों को आर्थिक आधार पर नहीं बांट सकते हैं, बल्कि भारत की जो कुछ जातियां हैं, जो कि 3743 उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि ये जातियां हैं वही वर्ग हैं। और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वर्ग और जाति पृथक पृथक होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जातियों को वर्ग माना जा सकता है भारत में, ठीक है। तो जो संविधान में वर्ग कहा गया उसी को जाति माना गया। अब देखिए, जाति के आधार पर भी यूपीएससी में सवाल आता है। यूपीएससी के सिलेबस में कहीं भी, जीएस के सिलेबस में जाति को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। लेकिन जब आप जो आपका फर्स्ट पेपर है, मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसको जब आप, जो आपकी समाज है, जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, उसका जब आप देखते हैं तो उसमें है सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट है, उसमें एक लाइन में लिखा गया है कि सामाजिक सशक्तिकरण है, आपका सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है और पंथ निरपेक्षता, ये 4 बिंदु लिखे गए हैं। तो देखिए, जब वो आपसे सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहा है तो वहाँ जाति के आधार पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जाति के आधार पर प्रश्न बन सकता है और बना भी है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि यूपीएससी को जब आप पढ़ रहे हैं, जब उसके सिलेबस को आप देख रहे हैं, उसके सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण या अवलोकन कर रहे हैं, तो आप उन बिंदुओं की गहराई में जाएं। वहाँ एक शब्द लिख दिया केवल सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, या जाति ने कैसे, ये भी कह सकते हैं कि जाति ने सामाजिक सशक्तिकरण में कैसे योगदान दिया, या सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जाति का क्या योगदान है, या भारतीय राजनीति में जाति के प्रयोग ने सामाजिक सशक्तिकरण को कैसे बढ़ाया। तो इस प्रकार के विभिन्न सवाल बन सकते हैं, तो हम उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा कि भारतीय संविधान में वर्ग लिखा है, लेकिन जब मंडल आयोग ने कहा कि जाति के को ही हम वर्ग मानेंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, ठीक है। तो मंडल आयोग ने क्या किया, मंडल आयोग ने 3743 जातियों को ही पिछड़ा वर्ग माना, और इन्होंने कहा कि इन जातियों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दे देना चाहिए, रिजर्वेशन दे देना चाहिए। अपनी सिफारिश में ये कहा है इन्होंने कि 27% आरक्षण दे देना चाहिए। लेकिन जब तक 1980 में क्या हुआ कि जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में थी वो गिर गई, तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया मंडल आयोग कमीशन की जो सिफारिशें थी। फिर 1990 में, ठीक है, 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई। बीपी सिंह राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रधानमंत्री बने। पिछड़े वर्ग से खुद तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना चाहते थे, चुनाव में पिछड़े वर्गों की बात की थी इन्होंने। और इन्होंने क्या किया कि जो 1980 में मंडल आयोग ने सिफारिशें दी थी, जो कि ठंडे बस्ते में चली गई थी, उस सिफारिशों को लागू कर दिया। और सरकारी नौकरी में क्या किया इन्होंने, सरकारी नौकरी में कहा कि जो ओबीसी वर्ग हैं उन्हें 27% आरक्षण होगा, 27% आरक्षण देने की बात की गई। तो 1990 का जो दशक था वो भारत में भारतीय राजनीति में जाति के प्रयोग और भारतीय राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव है, इसके अध्ययन में शामिल हो गया। जो बड़े बड़े विद्वान थे, क्योंकि इन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरी में, और अनुच्छेद 16 कह रहा है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अपवाद है उसके आधार पर इन्होंने रिजर्वेशन दिया 27%। तो क्या हुआ कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ गई, और जाति का क्या प्रभाव है,
राजनीति पर, राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव है, दोनों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया है, भारत के सामाजिक सशक्तिकरण में क्या योगदान है, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न उभरने लगे भारतीय राजनीति में और व्यापक अध्ययन भी हुआ है इनका। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि बीपी सिंह ने दे दिया 27% सरकारी नौकरियों में। ठीक, तो आप लिखते जाया करें, और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो को वहाँ रोक लग सकते हैं, मेरी स्पीड जो है उसको भी स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया। फिर बाद में 1991 में क्या हुआ, 1991 में सरकार आई, दूसरी सरकार बनी, नरसिंह राव सरकार, जैसे आप कहते हैं कि जिन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को लागू किया। मनमोहन सिंह वहाँ वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो 1991 में नरसिंह सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण आपने जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि 27% के अंतर्गत भी पिछड़े जातियों में जो पिछड़ा वर्ग है हम उसे विशेष रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी इन्होंने 10% आरक्षण देने की बात कर दी, नरसिंह राव ने। ठीक है, इन्होंने 10% आरक्षण देने की बात कर दी। तो फिर ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये दोनों चीजें लागू नहीं हो सकी। कहा कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, इसलिए आप 10% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और चूंकि इन्होंने कोई संविधान संशोधन नहीं किया था, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से 10% रिजर्वेशन दिया था, जिसे सरकार ने समाप्त कर दिया। तो क्या स्थिति हुई यहाँ पे, क्या स्थिति बनी कि सरकारी नौकरियों में क्या हुआ, 27% आरक्षण लागू हो गया और यहाँ से व्यापक बदलाव आई भारतीय राजनीति में। ठीक है, जाति की भूमिका निरंतर बढ़ने लगी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, जैसे कि मंडल केस कहते हैं आप, मंडल केस, या इसको इंदिरा साहनी केस भी कहते हैं, इंदिरा साहनी 1992, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला। और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 27% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया गया है या संवैधानिक, इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो रिजर्वेशन जो 27% दिया है, 27% जो रिजर्वेशन दिया है वो सही है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। और उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रोन्नति में रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन केवल आरंभिक स्तर पर होगा जहां भर्ती हो रही है, प्रोन्नति में रिजर्वेशन को नहीं अपनाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन मामले में ये निर्णय सुनाए अपने। ठीक है, तो क्रीमी लेयर 27% आरक्षण को रखा गया, माना गया कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो मंडल आयोग ने कहा है कि जातियां ही भारत में वर्ग है, उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है और 27% आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो, जो कुल आरक्षण है वो 50% ना हो। इस 50% में 27% तो ये था और बचा कुचा जो आरक्षण था वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहले से ही लागू था। तो कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है। देखिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा आई है, जैसे कहते हैं मलाईदार परत, हिंदी में कहते हैं इसको मलाईदार परत। इसका क्या मामला था, इसका क्या मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर का आशय है कि मान लीजिए कोई ओबीसी का व्यक्ति है, उसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया है और रिजर्वेशन पाकर पीसीएस अधिकारी हो गया है। अब पीसीएस अधिकारी हो गया है तो वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं रहा, क्योंकि एक तो उसने अच्छी शिक्षा पाई और वो बी ग्रेड की नौकरी में, ए ग्रेड की नौकरी में पहुंच गया है। अब वो इस चीज़ में सक्षम है कि अपने बच्चों का पढ़ाई कर सकता है, समाज में उसकी एक अच्छी स्थिति है और शैक्षणिक रूप से भी वो मजबूत हो चुका है और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो चुका है। तो कहा गया कि क्रीमी लेयर के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए और कहा गया कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ पाकर समाज के एक अच्छे वर्ग में शामिल हो गया है और आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, उसको फिर आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्रीमी लेयर को माना गया कि जो व्यक्ति पहले 6 लाख रुपए साल कमाता है वह क्रीमी लेयर से बाहर होगा। ठीक है, फिर कब माना गया कि 8 लाख रुपए जिसकी इनकम है साल की, वो क्रीमी लेयर से बाहर होगा। तो हाल फिलहाल क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी के आरक्षण में लागू है और कहा गया है कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए साल कमा रहा है वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी इनकम जो है 8 लाख रुपए से कम है उसी व्यक्ति को क्रीमी लेयर का में नहीं माना जाएगा और उसको 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये पूरे निर्णय आए। ठीक है,
और ये मामले चले। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, किसी को आरक्षण प्रोन्नति में नहीं दिया जाएगा। तब यहाँ पे वाद उत्पन्न हो गया। फिर भारत सरकार ने 70वां संविधान संशोधन किया 1995 में। कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण होना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ओबीसी को तो माना कि चलो ठीक है नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 85वां संविधान संशोधन किया गया और परिणामी वरिष्ठता का मामला आया। परिणामी वरिष्ठता का मतलब क्या है कि एक बार प्रमोशन हो, एक बार क्या हुआ, देख मान लीजिए रिजर्वेशन है आपको, 2 ओबीसी के लोग हैं, उनका ओबीसी के 2 लोग हैं, एक जनरल का लोग है, ठीक है, और दोनों का एक साथ भर्ती हो गई। ओबीसी ने रिजर्वेशन पा के भर्ती लिया है और जनरल सामान्य रूप से भर्ती हुआ है, दोनों एक साथ भर्ती हुए, मान लीजिए 2022 में भर्ती हुए। और फिर क्या है कि ओबीसी को जल्दी आरक्षण मिल जाता है तो ओबीसी जल्दी प्रोन्नत हो जाता है, और जनरल वाला नहीं हो पाता है, आरक्षण का लाभ पाके ओबीसी जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाता है। कहा गया कि इस प्रकार का अंदर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक साथ जो भर्ती हुए हैं उन्हें प्रोन्नति भी एक साथ होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं माना, क्योंकि सरकार आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। तो ये सब मामले आए, तो इस पर भी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और आपके 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराजनवाद, ठीक है, नागराजन 2007 में नागराजनवाद में कहा कि जो सरकार जो आरक्षण देने की बात कर रही है प्रोन्नति में, तो ठीक है हम मान लेते हैं कि प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आरक्षण जो हो, आरक्षण देते समय कुछ बातों का याद रखा जाए। एक तो क्या हो कि पिछड़ापन हो उनका, ठीक है, और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, और कुशलता प्रभावित ना हो, ठीक है। इन मामलों से क्या किया गया कि 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ, उसके द्वारा क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जब प्रमोशन हो रहा है तो उसमें भी आरक्षण देने की बात की गई, और परिणामी वरिष्ठता को अपनाया गया संविधान संशोधन द्वारा 85 द्वारा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नागराजनवाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2007 में फैसला सुनाते हुए कि ठीक है आप प्रमोशन दे रहे हैं, प्रोन्नति दे रहे हैं, तो उसमें आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण देते हुए आपको यह ध्यान रखना होगा कि पहले तो आप यह प्रमाणित करें कि उनका पिछड़ापन अभी भी बना हुआ है, तब आप आरक्षण दें। दूसरा बताएं कि उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है सेवा में, तब आप आरक्षण दें। और कहा गया कि कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए आरक्षण देने से। ऐसा नहीं हो कि जो व्यक्ति कुशल नहीं है, आरक्षण के माध्यम से आप उसको लगातार प्रमोट करते जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें और उसके आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। तो हम क्या समझे इसको, हम मोटा मोटी तौर पर यह कह सकते हैं कि वर्तमान में आज हम जब हैं, तो आज की स्थिति यह है कि सरकारी नौकरियों में जो अन्य भारत का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको 27% आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में है, और उस शिक्षण संस्थाओं में आपके एडमिशन के लिए भी 27% आरक्षण दिया जा रहा है। और बचा कुछ 27% के बाद जो है कि अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। उसके अलावा प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ापन और इनके आधार पर। तो ये स्थिति आज की बनी हुई है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको आरक्षण दे दिया गया है, एक बार आरक्षण का लाभ पाकर वो फिर आरक्षण लेते रहते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो SC और ST का है, वो एक बार IAS बन गया है, तो उसके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। तो इसके संदर्भ में भी यह सवाल उत्पन्न होता रहता है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आना चाहिए, जैसे कि ओबीसी के मामले में आया कि एक बार आपको आरक्षण का लाभ मिल गया, और एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया अगर आप सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बात तर्कसंगत भी है, और इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए और लोगों को भी विचार करना चाहिए। क्योंकि जब एक बार आपने आरक्षण का लाभ पा लिया है और एक बार आरक्षण का लाभ पाके आप समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो फिर आपके बच्चों को आरक्षण के लाभ की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता किन्हें है कि जो अभी भी समाज के हाशिए पर हैं, समाज के पिछड़े वर्गों में शामिल हैं और समाज में अभी भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं, तो आप उनके आरक्षण का लाभ छीन रहे हैं। मान लीजिए आज मैं UPSC का एग्जाम दूँ और मुझे आरक्षण का लाभ मिलकर सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मेरी स्थिति में अपने आप ही सुधार आ जाएगा। तो फिर आवश्यकता नहीं है कि मेरे बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिले। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में यह बता रहा हूँ। तो जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं, एक तो यह हो सकता है कि स्वतः वह छोड़ दें अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ लेने, वो जनरल में स्वयं अप्लाई करें, वो न माने कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं। और एक यह भी हो सकता है कि सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करें, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि आरक्षण से आप क्या समझते हैं मेंस परीक्षा में। लेकिन UPSC अक्सर इन विवादित मुद्दों से बचने का प्रयास करता है, इस पर सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी एक समझ होनी चाहिए। तो हमने ये समझा कि कैसे हमें रिजर्वेशन मिला है, क्या मिला, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं भारतीय राजनीति में
जाति। देखिए ये पूर्णतः मुख्य परीक्षा का है आपका, ये जो मैं टॉपिक यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूर्णतः मुख्य परीक्षा का विषय है और इसको आपको प्रारंभिक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए ही होगा ये टाइटल। अब देखिए आप जैसे कि आप जब परंपरागत भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं तो अब वहाँ पाएंगे कि वहाँ अवधारणा के स्तर पर समझा दिया गया है आपको, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, फिर थोड़ा सा ये वाला वो प्रक्रिया समझा दी गई है आपको, और वर्ग और जाति में फिर क्या अंतर है या भारतीय राजनीति में जाति का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब नहीं परंपरागत किताबों में मिलता है। और सवाल यहाँ से यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं और आने की संभावना है, ठीक है। तो ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ भारतीय राजनीति में जाति, ये आपको कहाँ कहाँ कवर करेगा, एक तो आपका सेकंड पेपर जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का है वहाँ कवर करेगा, और जो आपका फर्स्ट पेपर जो भारतीय समाज है वहाँ सामाजिक सशक्तिकरण है, आपका सांप्रदायिकता है, पंथ निरपेक्षता है, क्षेत्रवाद लिखा है, उस वाले टॉपिक को भी कवर करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका कब से बड़ी, जाति की भूमिका कब से बड़ी, 1990 से, समझ रहे आप, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने क्या किया, 27% आरक्षण दे दिया। तो अब जाति क्या है, तो आप समझ जानते हैं कि जाति भारत में क्या है, भारत जातियों का संसार है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में जातियों की गिनती करना भी असंभव है क्योंकि जातियों के अंतर भी जातियां भारत में पाई जाती हैं। तो भारत क्या है, आप लिख सकते हैं कि भारत एक जातियों का देश है, और भारत जातियों का देश है, और साथ ही भारत में जातियों के अंदर भी जातियां हैं, समझ रहे हो आप, उपजातियां हैं भारत में। तो जाति का क्या प्रभाव हुआ भारतीय राजनीति पर, या भारतीय राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव हुआ, हम यह समझते हैं। देखिए जब आरक्षण दिया गया तो आरक्षण से क्या हुआ, आरक्षण से ये हुआ कि जो पिछड़े वर्ग थे वह पिछड़े वर्ग एकजुट हुए और उन्होंने क्या किया, भारतीय राजनीति पर दबाव बनाया, समझ रहे हैं आप। जैसे कि आप देखिए कि 1990 के बाद या उससे थोड़े से पहले 1980 1985 के दशक में क्या हुआ, 1980 के 1990 के दशक में क्या हुआ कि जो पिछड़े वर्ग थे जैसे कि यादव समुदाय है, या फिर आपका राजपूत समुदाय है, या फिर आपका कुर्मी समुदाय है, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े वर्ग के रूप में है। मुसलमानों में बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ थीं जिन्हें कि समाज में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी जिनकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर राजनीति पर दबाव बनाया और विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, समझ रहे हैं आप, राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ और जाति के आधार पर चुनाव भी हुए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी देखिए, जाति के आधार पर गठित राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया और उसके आधार पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उस जाति की स्थिति में सुधार हुआ। या कहेंगे उस जाति ने क्या किया कि भारतीय राजनीति में अपने जाति के आधार पर एक दबाव समूह का रूप अपनाया, प्रेशर ग्रुप का रूप अपनाया और अपनी मांगें लोगों के सामने रखकर अपने मांगों को पूरा किया। इसी प्रकार आप देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका भी राजनीतिकरण हुआ और इन्होंने भी किया कि एक जाति के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में जाति गठित हुई और उस जाति ने क्या किया, भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका को स्थापित किया, ठीक है। तो भारतीय राजनीति जो अभी तक केवल कुछ वर्गों तक सीमित थी या कुछ जातियों तक सीमित थी, या हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति का जो विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव ने क्या किया कि राजनीति का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, भारतीय संघीय व्यवस्था को और अधिक संघीय बनाया, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव केवल ऐसा नहीं है कि नकारात्मक है, आप अक्सर देखते होंगे किताबों में लिखा रहता है कि जब हम भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव को देखते हैं तो बहुत नकारात्मक रूप से माना जाता है, उसको बहुत ही नेगेटिव रूप से माना जाता है और हम कहते हैं कि जाति का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि भारतीय राजनीति में जब जाति का प्रयोग हो रहा है तो वो जाति का प्रयोग ऐसा नहीं है केवल नकारात्मक, उसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं। और आप खुद देखिए आज कि जब जातियों ने अपना जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया, जाति के आधार पर वोट डाले, जैसे कि आप अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अध्ययन करिए जो भी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने कैसे अपनी मांगों को पूरा कराया है, समझे आप, जाटों ने कैसे अपनी मांगों को पूरा कराया है राजनीति पर दबाव बनाकर, और सरकारें अपना कानून लेने के लिए मजबूर हुई हैं, वापस कानून लेने के लिए। तो जाति ने क्या किया है कि राजनीति में जाति के प्रयोग ने क्या किया है कि जो जातियां अभी तक पीछे थीं और पिछड़ी थीं उन जातियों को मुख्य धारा में आने का अवसर प्रदान किया है, उन्हें दबाव समूह के रूप में कार्य करके अपनी मांगों को मनवाने के अवसर प्रदान किया है। साथ ही भारतीय राजनीति का विकेंद्रीकरण किया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि जाति का प्रयोग केवल नकारात्मक रूप में है, अक्सर आप पढ़ेंगे किताबों में तो नकारात्मक लिख दिया जाता है, लेकिन जाति का प्रभाव सकारात्मक रूप में भी है, समझ रहे हैं आप। तो ये जाति का प्रभाव राजनीति में रहा और राजनीति ने क्या किया, राजनीति का प्रभाव जाति पर कैसे रहा, राजनीति ने क्या किया कि जाति थी जो अभी तक और दबी कुचली पिछड़ी जातियां थी उन्हें दबाव समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित और संगठित होने का अवसर प्रदान किया और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, अपनी मांगों को मनवाया। तो इस प्रकार राजनीति का जाति पर प्रभाव रहा और जाति का राजनीति पर प्रभाव रहा और उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है। हाँ, लेकिन एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि केवल सकारात्मक ही प्रभाव है क्या भारतीय राजनीति पर जाति का या जाति का राजनीति पर, तो ऐसा नहीं है, सकारात्मक ही प्रभाव नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई राजनीतिक दल
हमारे लिए एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर देते जो हमारी जाति का होता है, लेकिन उसका जो है कि चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम उसे वोट दे देते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन उसके साथ साथ सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो हमने एक थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है भारतीय राजनीति में जाति, लेकिन जब हम शासन व्यवस्था के अंदर और थोड़ा पढ़ेंगे तो उसको और गहराई से समझेंगे अभी। ठीक है, तो हमने बात की कि भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव था। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 को बहुत ही अवधारणात्मक रूप से समझा था, और अब हमने उसको बहुत ही पिछले लेक्चर में हमने उसको तथ्यात्मक रूप से समझा था, लेकिन अब हमने उसको बहुत ही अवधारणात्मक रूप से समझा है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए आप, स्वतंत्रता और अधिकार, पहले हम इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। स्वतंत्रता और अधिकार, फ्रीडम, इसको आप लिबर्टी भी कह सकते हैं, एंड राइट। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन दोनों में क्या संबंध है, स्वतंत्रता में और राइट में। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्वतंत्रता है कि आप बोल सकते हैं, मुझे बोलने की आज़ादी, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, और बोलने की स्वतंत्रता का आशय है कि मैं किसी की आलोचना कर सकता हूँ, अपनी बात को व्यक्त कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या स्वतंत्रता बिना अधिकारों के है? स्वतंत्रता बिना अधिकारों के, अगर मुझे बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन अधिकार के रूप में अगर मेरी स्वतंत्रता स्थापित नहीं है, तो स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं है। समझ रहे हैं आप, स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं। जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ये भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में ना लिखा होता कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, तो क्या सरकार मुझे बोलने देती? नहीं बोलने देती। स्वतंत्रता का आशय तभी है जब वो अधिकार के रूप में लिखा जाए, जब समाज उस स्वतंत्रता को स्वीकार कर ले और राज्य विधि के द्वारा लागू कर दे। तो स्वतंत्रता और विधि या स्वतंत्रता और अधिकार का आपस में अंतर संबंध है, इंटररिलेशन है, इंटरलिंकेज है, कि स्वतंत्रता तभी स्थापित हो सकती है जब वो अधिकार के रूप में हो, या स्वतंत्रता तभी स्थापित हो सकती है जब राज्य क्या करे, जब राज्य उसको विधि के रूप में लागू कर दे या उसको कानून बना के लागू कर दे, तभी स्वतंत्रता रह सकती है। जैसे कि मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन मेरे बोलने से अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे मार सकता है, लेकिन सरकार ऐसा कानून बना दे या ऐसे विधि बना के लागू कर दे कि बोलने का अधिकार है और व्यक्ति इस स्तर तक बोल सकता है, जब व्यक्ति यहाँ तक बोल रहा है तो कोई उसको अगर बुरा भी लग रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। तो विधि बनाकर क्या किया गया, उस स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। तो मैंने क्या बताया था, यूपीएससी में सवाल आया है विधि और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता ने को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अधिकार जरूरी है और विधि भी जरूरी है, लॉ, दोनों ही चीजें जरूरी है। समझा? तो स्वतंत्रता और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अधिकार तो लिख दिए गए हैं। मान लीजिए आपको है कि बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, तब फिर दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो स्वतंत्रता और अधिकार कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। और स्वतंत्रता और विधि, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विधि की आवश्यकता है, जैसा मैंने समझाया। अब देखिए, स्वतंत्रता और विधि में तो सवाल आ चुका है यूपीएससी में, हो सकता है स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच क्या संबंध है, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, यह भी सवाल उत्पन्न हो सकता है। हाँ, होती है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी अवधारणा को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच क्या संबंध है, फिर हमने देखा कि स्वतंत्रता और विधि के बीच क्या संबंध है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। एक तो है लिबर्टी, फिर है अनबॉन्ड। ठीक, स्वतंत्रता का आशय क्या है? स्वतंत्रता का आशय होता है कि मैं वह कार्य कर सकूं जो मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, इसे आप स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक, मैं वह कार्य कर सकूं जो मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि बोलने की आज़ादी, बोलने से क्या होगा, मेरे व्यक्तित्व का विकास होगा। घूमने फिरने की आज़ादी, ठीक है, संगठन बनाने की आज़ादी, लोगों से मिलने की आज़ादी, आलोचना करने की आज़ादी, लिखने की और पढ़ने की आज़ादी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता हुई। और स्वतंत्रता से क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि आप जो चाहें सो करें। जैसे क्या देखें, मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी का आशय होता है मेरी मर्जी, सुना होगा आपने, मेरी मर्जी का आशय होता है स्वच्छंदता, मतलब मैं जो चाहूं सो करूं। अगर मेरा मन है कि मैं आज
जैसे पड़ोसी के घर में चोरी करना चाहता हूँ, या मेरा मन है कि पड़ोसी के घर में एक एलसीडी जो लगी हुई है बहुत ही अच्छी एलसीडी है, मैं उसको उठा के लाना चाहता हूँ। या फिर मेरी स्वतंत्रता है कि मैं किसी के सर को फोड़ना चाहता हूँ। या फिर मेरी इच्छा है या मेरी मर्जी है कि मैं सड़क पर दौड़ते हुए और लहराते हुए चलना चाहता हूँ, ऐसे घूमते हुए सीधा नहीं। या मेरी इच्छा है कि मैं सड़क पर बाएं का जो नियम है बाएं ना होकर मैं दाएं चलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं सड़क पर मोटरसाइकिल जो है वो लहराते हुए चलना चाहता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय क्या है? स्वतंत्रता विधि के साथ होती है, लेकिन स्वच्छंदता विधि के साथ नहीं होती है। जहाँ विधि नहीं होगी वहाँ स्वच्छंदता होगी, अनवांट होंगे आप, वहाँ लिबर्टी नहीं होगी। ठीक है, देखिए जैसे स्वतंत्रता क्या है, कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय है कि आपको चलने की स्वतंत्रता है, आपको चलने की और घूमने और फिरने की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में। लेकिन चलने का आशय क्या है कि जब आप चल रहे हैं तो सड़क के बाईं तरफ चलें, समझ रहे हैं आप। जब आप 4 लेन पे चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी प्रॉपर एक लेन पे चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लहराते हुए चला रहे हैं, लहराते हुए चला रहे हैं। आप लहराते हुए चलाएंगे तो फिर कानून आएगा, पुलिस आएगी, आपका चालान काटा जाएगा। तो विधि वहाँ है। आपने क्या किया है कि अपनी ही स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विधि का निर्माण किया है। लेकिन स्वतंत्रता स्वच्छंदता क्या है, जहाँ विधि नहीं होगी वहाँ स्वच्छंदता होगी, समझ रहे हो। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वतंत्रता का आशय है कि वह कार्य जो करने योग्य है या जिन्हें किया जाना चाहिए नैतिक विकास के लिए, नैतिक कल्याण के लिए और समाज की भलाई के लिए। लेकिन स्वच्छंदता क्या है कि वह सभी कार्य जो मैं करना चाहता हूँ, यहाँ विधि होगी लेकिन यहाँ विधि नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो हमने किसको अपनाया है? हमने स्वतंत्रता को अपनाया है, स्वच्छंदता को नहीं अपनाया है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। और वैसा व्यक्ति समाज के लिए खतरे उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। हमने क्या समझा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वतंत्रता का आशय क्या है कि वह कार्य जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है या जैसे हम कर सकते हैं, जो कि समाज के लिए भी आवश्यक है और समाज के कल्याण के लिए जरूरी है। और स्वतंत्रता जो होती है वो विधि के साथ होती है, विधि के अनुरूप होती है, विधि द्वारा स्वतंत्रता की स्थापना की जाती है। लेकिन जब स्वच्छंदता है, अनबॉन्ड है आप, तो उसके वहाँ विधि की आवश्यकता नहीं होगी और वहाँ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हमने पहले स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच अंतर समझा। अब हम समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 19 को। सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो हम इसको समझते हैं। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। सबसे पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है आपके घूमने की, आपके सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर है संघ, संगठन और सहकारी समिति, सहकारी समिति के निर्माण की स्वतंत्रता। फिर है कि भारत में कहीं भी अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। फिर भारत में कहीं भी अबाध रूप से निवास की स्वतंत्रता। फिर है आजीविका वृत्ति एवं व्यवसाय। ठीक है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको। तो अनुच्छेद 6 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6। क्योंकि मूल भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसमें अनुच्छेद 19 में आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें ये भी था आपको संपत्ति को धारण करने की, संपत्ति को अर्जन करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से, और अभी हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संगठन, सहकारी समिति को बनाने की स्वतंत्रता, अब भारत में अबाध रूप से संचरण करने की, संचरण मतलब है कहीं भी जाने घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और भारत में अबाध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। फिर है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या आजीविका का साधन है आपका, क्या लाइवलीहुड का साधन है, उसको अपनाना है आपको, उसकी भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसको थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि क्या आशा है, इनका क्या मतलब है। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, उसकी फ्रीडम है, आप बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति से उसके बोलने का अधिकार छीन लिया जाए तो क्या उस व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकता है? बोलने के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि व्यक्ति और पशुओं के बीच क्या अंतर होता है कि व्यक्ति में एक क्षमता होती है, वह सोचने की क्षमता होती है। वह व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह विचार करने वाला पशु है, जानवर है। असल में हम है तो जानवर ही, लेकिन हमारे पास क्या शक्ति है जो हमें जानवरों से, पशुओं से अलग करती है कि हमें सोचने की क्षमता है।
हम सोचते हैं और उसी बात को अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त करने के लिए हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और बोलने की आज़ादी में केवल ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी में है कि आप अखबार में लिख सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं। तो यूपीएससी ने एक सवाल भी एक बार आया था कि भारत में अभिव्यक्ति यूपीएससी ने मेंस में एक सवाल पूछा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं, और भारत में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो सिनेमा फिल्में बनाने से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको कि वाक एवं व्यक्ति का आशय ऐसा नहीं है केवल आप ये बोल रहे हैं, इसके अलावा आप किताबें लिख के भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप अखबारों में अपने लिख कर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप फिल्म के निर्माण के माध्यम से कर सकते हैं, आप कोई चित्र बना के कर सकते हैं। तो वाक एवं व्यक्ति की आज़ादी को जो है व्यापक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति कितना बोल सकता है और क्या बोल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि बोलने की जो आपकी आज़ादी है वाक एवं व्यक्ति की, यह बहुत सीमित नहीं है, यह व्यापक और विस्तृत है, इसमें बहुत सारे आयामों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप चित्र बना सकते हैं, इसमें आप कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बोलने की आज़ादी में। ठीक है, फिर है कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि कुछ भारत के जो लोग हैं या भारत के जो नागरिक हैं उन्हें क्या है कि इकट्ठे होने की आज़ादी है। जब लोग बोल रहे हैं तो कहाँ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि अकेले खड़े होकर बोलते रहेंगे, बोलने के लिए 10-20 लोग होने चाहिए जो आपको सुने। तो बोलने के लिए लोग सम्मेलन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन यहाँ यह आवश्यक है, जब आप इकट्ठे हो रहे हैं, जब आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो वहाँ आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, आपको निरायुध रूप से होना चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए और आप निरायुध होकर क्या कर सकते हैं, आप सम्मेलन हो इकट्ठा हो सकते हैं और सम्मेलन कर सकते हैं। फिर संघ बनाने की, संगठन बनाने की और सहकारी समिति। देखिए, जब व्यक्ति बोल रहा है और बोलेगा कहाँ, वो सम्मेलन में बोलेगा, कुछ लोगों के बीच बोलेगा, तो फिर वो उस सम्मेलन को संगठन के रूप में बना सकता है, संघ बना सकता है। सिर्फ इसका आशय क्या है, देखिए राजनीतिक दल लोग गठित करते हैं और दबाव समूह का निर्माण करते हैं लोग। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां हैं भारत में, जैसे कि अमूल एक प्रकार की सहकारी समिति है, दुग्ध सहकारी समिति है। तो इस प्रकार के संघ संगठन बनाने की भी आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 में। फिर है कि भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। इसका आशय है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आशय क्या है, भारत के एकीकरण को, इसको यह अनुच्छेद क्या कर रहा है, यह भारत के एकीकरण को दर्शा रहा है कि भारत सभी के लिए एक है और भारत के लोग कहीं भी जा सकते हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, ठीक है, असम से लेकर आप गुजरात तक जा सकते हैं। और निवास करने की स्वतंत्रता का आशय क्या है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आप मान लीजिए कन्याकुमारी घूमने गए और आपको कोई वहाँ जगह अच्छी लग गई, तो आपने वो ज़मीन खरीद के आप वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं रहने लगी आपको। तो यही भी आज़ादी दी गई है। फिर आपको दी गई है आजीविका की आज़ादी, कि भारत का कोई भी नागरिक अपने जीवन को कैसे चलाना चाहता है, वह क्या व्यवसाय करना चाहता है, इसकी भी उसको आज़ादी है। ठीक है, तो ये 6 आज़ादी हमें दी गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि भारत में एक तरफ से आपको अधिकार या आज़ादी दी जाती है तो दूसरे हाथ से छीन ली जाती है, यह भी प्रश्न आता है, छीन ली जाती है। तो अब देखिए, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आपको ये आज़ादी दी गई है, तो ये आज़ादी अब कैसे छीन ली गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का भाग 2 है, जो कहता है कि भाग 1 तो कहता है कि ये आज़ादी है, और भाग 2 क्या कहता है कि कुछ मामलों में आपकी इन आज़ादी को छीना जा सकता है। तो किन किन मामलों में छीना जा सकता है, जैसे भारत की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, राज्य की व्यवस्था, नैतिकता का मामला हो, या फिर कोर्ट की अवमानना हो, या विदेशी राष्ट्रों से हमारे जो संबंध हैं उनके मामले में। इन मामलों में अगर आपकी यह स्वतंत्रता खतरा उत्पन्न कर रही है, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, भारत की संप्रभुता, राज्य व्यवस्था, नैतिकता, ठीक है, कोर्ट की अवमानना और विदेशी राष्ट्रों से संबंध है, विदेशी राज्यों से संबंध है। ये जो स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 1 में दी गई हैं, अगर इन स्वतंत्रताओं से, इन मामलों को या इन बिंदुओं को खतरा उत्पन्न होता है तो आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और वो कैसे रोका जाएगा, युक्तियुक्त निर्बंधन। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 19 क्या कर रहा है कि आपको 6 स्वतंत्रताएं दे रहा है भाग 1 में, और भाग में कुछ प्रावधान, भाग 2 में कुछ प्रावधान दे रहा है,
और कह रहा है कि आपको जो ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताएं तो हैं, लेकिन इन स्वतंत्रताओं को आपसे छीना जा सकता है अगर आपकी स्वतंत्रता इन मामलों को और इन बिंदुओं को खतरा उत्पन्न कर रही है। तो सरकार क्या कर सकती है? आपके बोलने की आज़ादी, आपके सम्मेलन करने की आज़ादी, आपके संघ बनाने की आज़ादी, आपके घूमने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी, आपकी कुछ कमाने की आज़ादी को रोक सकती है। लेकिन सरकार रोकेगी तो उसका जो है रोकने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसकी रोकने की प्रक्रिया प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? वो युक्त निर्बंधन होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। आपकी स्वतंत्रता पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं वह रीजनेबल होने चाहिए, युक्त होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि सरकार के मन में जो आया और वो उसने कर दिया। तो इसका ऐसा क्या है कि अगर सरकार कभी आपको इन आज़ादी जो अनुच्छेद 19 में दी गई है रोकती है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और उस कोर्ट से कह सकते हैं कि सरकार ने जिन आधारों पर हमें रोका है वह रीजनेबल नहीं है, वह युक्त नहीं है, तो कोर्ट फिर उसकी सुनवाई कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 क्या कर रहा है कि कुछ अधिकार दे रहा है, फिर उन अधिकारों पर कुछ रोक भी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सरकार से ये भी कह रहा है कि आपको जो रोकने का तरीका हो, जो प्रक्रिया हो, वो कैसी हो, युक्त निर्बंध होना, आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो अनुच्छेद 19 से सवाल जो है प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आते हैं। जैसे मैंने बताया मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया था कि बाकी विभक्ति में फिल्म निर्माण किस प्रकार से शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने समझा अनुच्छेद 19। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि इसमें है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ ऑफेंस, ठीक, मतलब कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20, ठीक है। कन्वेंशन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस, कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, इसका क्या है कि मान लीजिए कि भारत में कोई व्यक्ति है और उसने कोई अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है वो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, 3 प्रकार के अधिकार देता है। उसमें पहला क्या है, इसमें 3 भाग हैं अनुच्छेद 20 के, 1, 2 और 3। तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो उस समय जो कानून लागू है, जो विधि लागू है, उसी से मिलेगी। और सजा कितनी मिलेगी यह भी उस विधि की मात्रा के अनुसार मिलेगी जो उसमें लिखा गया है। मान लीजिए मैंने आज कोई अपराध कर दिया, जैसे कि मैंने किसी की हत्या कर दी, तो हत्या के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के हिसाब से मुझे सजा मिलेगी और साथ ही सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी कि उस कानून में लिखी है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे कि मैंने अपने माँ बाप का अनादर कर दिया और उन्हें उन्हें कुछ बुरा भला कह दिया, तो ये भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह पाप हो सकता है, एक सिन हो सकता है, लेकिन क्राइम नहीं है, क्योंकि किसी कानून में नहीं लिखा है कि अगर आप माँ बाप से कुछ बुरा भला कह देते हैं, तो अगर मान लीजिए अभी ये माँ बाप को बुरा भला कहना कोई कानून नहीं है, तो फिर मुझे सजा कौन देगा? कोई नहीं देगा। हाँ, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा सकता है, बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन मुझे अपराध नहीं माना जाएगा और इसके लिए सजा नहीं होगी। लेकिन आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद ही सरकार ने एक कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को गाली भी देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। लेकिन ये मैंने आज किया है और इसके 1 महीने बाद ये कानून बना, तो फिर वो कानून मुझ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। वो कानून मुझ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मुझे किए गए अपराध के लिए सजा तभी मिलेगी जबकि उस समय किया गया काम अपराध की श्रेणी में आता हो। समझे आप? यह अनुच्छेद यह कहता है, भाग 1 20 का भाग 1 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई काम तभी अपराध माना जाएगा जबकि वह काम किए गए समय में अपराध की श्रेणी में आता हो, और अगर आता है तो फिर उसके लिए जो कानून बना है उसमें जितना उसको अपराध के लिए मात्रा के लिए दंड लिखा गया है उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो काम किया है वो आज अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार ने 1 महीने बाद उसको अपराध की श्रेणी में रख दिया तो वो कानून मुझ पर लागू हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। ऐसा नहीं है कि पिछले समय से लागू नहीं होगा यह। तो यह इसमें संरक्षण दिया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि सरकारें क्या करती हैं, बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति के कार्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल कर सकती हैं कानून बनाकर, तो इससे रक्षा प्रदान की गई है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि यह जो मामला है यह सभी बिंदुओं पर लागू नहीं होता है, केवल आपराधिक मामलों में होगा। सिविल और कर के मामले में सरकार क्या कर सकती है कि पिछले समय से भी अपनी विधियों को लागू कर सकती है। तो ये भाग 1 कह रहा है। अब भाग 2 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई अपराध किया है,
तो मुझे किए गए अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति की हत्या की है, अगर एक बार मुझे उसके लिए 5 साल या 10 साल की सजा मिल गई है तो दोबारा फिर मुझे सजा नहीं मिलेगी। तो दोहरे दंड से आपकी रक्षा की गई है। दोहरे एक सजा के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। लेकिन इस दोहरे दंड में ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी की हत्या की है, किसी व्यक्ति की, तो मुझे 10 साल की कैद हुई, लेकिन उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, वो दोहरे दंड में नहीं आएगा। या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जैसे कि मुझे 10 साल की सजा तो हुई है, साथ ही में सरकारी नौकरी में था तो मुझे वहां से भी हटा दिया गया, तो उसको डबल नहीं माना जाएगा। डबल का आशय यहाँ, दोहरे दंड का आशय यहाँ यह है कि एक ही मुकदमे के लिए या एक ही अपराधी के लिए कोर्ट में मेरी 2 बार सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर मुझे कोर्ट में सुनवाई होने के बाद एक बार सजा दे दी गई है तो दोहरी सजाएं नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये भाग 2 कहता है। फिर 20 का भाग 3 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को अपने किए गए अपराध के लिए स्वयं साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस ने मान लीजिए किसी अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया और मुझसे पुलिस कह रही है कि आप खुद इस अपराध को स्वीकार करोगे, आपने किया है और खुद गवाह बनो, तो ये मुझ पर पुलिस ऐसा दबाव नहीं बना सकती है। यह संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्या कर रहा है? 3 अधिकार दे रहा है मुझे, जिससे क्या हो कि जो सरकारों की निरंकुशता है, उनकी जो तानाशाही है, उससे व्यक्ति की रक्षा हो सके। तो यह अनुच्छेद 20 था। ठीक, लेकिन फिर यहाँ भी कुछ अपवाद है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट लेने के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं, आपके रक्त के नमूने लेने के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं, आपके डीएनए के लिए दबाव बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी कुछ इसमें भी अपवाद उत्पन्न जोड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 21। क्योंकि यह क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण का मतलब क्या है? जीवन, लाइफ, एंड पर्सनल लिबर्टी, कि मेरे जीवन का अधिकार मुझे है कि मैं कैसे जिंदा रहूं, और इसके अलावा मेरी पर्सनल लिबर्टी क्या है उसका भी मुझे अधिकार है। तो देखिए यहाँ 2 वर्ड है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। लाइफ का आशय क्या होता है? जीवन, कि मैं जिंदा हूं तो राज्य मुझसे मेरे जिंदा रहने को नहीं छीन सकता है। यह नहीं कह सकता है कि तुम चलो आज मेरा मन है कि फैयाज हुसैन साहब को फांसी सजा दे दी जाए तो मुझे ले जाएगा और फांसी सजा दे दे, तो मेरे प्राणों को नहीं छीना जा सकता। पर्सनल लिबर्टी का क्या आशा है? पर्सनल लिबर्टी का आशा है कि निजी तौर पर मैं क्या करना चाहता हूँ इसको भी सरकार नहीं रोक सकती है। मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, मैं किससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं किसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं कौन सा धर्म मानना चाहता हूँ, मुझे अकेले में किसके साथ रहना है, अपने रूम में क्या करना है, मैं अपने रूम में कैसे रह रहा हूँ, मैं अपने रूम में सर नीचे करके और पैर ऊपर करके सो रहा हूँ, इस सब से सरकार को कोई लेना नहीं देना नहीं है। तो ये क्या है? आपकी पर्सनल लिबर्टी, एक तो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अगर मान लीजिए मेरा मन है कि मैं अपने कमरे में सर नीचे करके और पैर ऊपर करके बैठना चाहता हूँ, मैं ऐसे सोता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सरकार आके मुझे रोके कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उससे मेरे पड़ोसी को दिक्कत नहीं हो रही तब मैं अपने व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहा हूँ, अगर उससे सार्वजनिक हानि नहीं है तो सरकार आके मेरी स्वतंत्रता का अधिकार, जो मेरी दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको नहीं रोक सकती है। अब मैं अपने रूम में किसके साथ बैठा हूँ, समझ रहे हैं आप? मैं अपने रूम में, आज देखिए आप आजकल क्या हो रहा है कि भाई 2 व्यक्ति हैं, अगर वो उनके बीच कुछ संबंध है, लड़का लड़की है, अगर वो किसी विभिन्न धर्म से हैं, विभिन्न जाति से हैं, अगर वो एक रूम में हैं, तो आप देख रहे हैं कि विशेष गुट के लोग आकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। ये दैहिक स्वतंत्रता का हनन है, उनके दैहिक पर्सनल लिबर्टी का हनन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि निष्ठा का अधिकार है व्यक्ति को। अगर एक रूम में व्यक्ति अंतरंग संबंध बना रहे हैं तो उससे बाहर वाले कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल लिबर्टी है। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है बहुत अधिक व्यापक है यह टर्म, और सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार व्याख्या करती रहती है। तो आज हम इस अनुच्छेद को समझेंगे। और देखिए जो अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है और 22 है, यह केवल ऐसा नहीं है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण होते हैं, यह आपके व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जब आप इन अधिकारियों को जानते हैं तो आप राज्य की निरंकुश शक्ति और राज्य की तानाशाही, जैसे पुलिस प्रशासन है, आपकी नौकरशाही व्यवस्था है, उसके खिलाफ भी आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे पर्सनल लिबर्टी की आवश्यकता है। अगर कोई आके आपके कमरे में झांक रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में झांक रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये मुझे आज़ादी दे रहा है ऐसे करने की, अगर उससे किसी को हानि नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन और व्यावहारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी भारतीय संविधान का भाग 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र, इसमें लिखा गया है कि भारत की जो संसद है वह क्या कर सकती है कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीन सकती है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, भारतीय संविधान में लिखा है कि राज्य व्यक्ति की जो प्राण, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राज्य उसे कम कर सकता है, संविधान कह रहा है। लेकिन वह कैसे कम कर सकता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकता है। जैसे कि मैंने समझाया आपको कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, ये बहुत व्यापक है। अब सरकार अगर इसको कम करना चाहती है तो कैसे कम कर सकती है? वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या है कि भारत की संसद द्वारा मान लीजिए कोई कानून बना दिया गया है, जैसे कानून बना दिया गया है कि जो आपके बहुत गंभीर मुद्दे हैं उसमें फांसी सजा भारत में दी जाती है। आप तो देखा जाए एक तरह से व्यक्ति की जो जीवन का अधिकार है राज्य उसे छीन रहा है, राज्य उसे छीन रहा है, किसी व्यक्ति को फांसी दे रहा है। ऐसे निर्भया का केस था, उसमें जो रेपिस्ट थे उन्हें फांसी दी गई थी, उनके जीवन का अधिकार छीना गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारी संसद ने क्या किया कि एक लॉ बनाया, प्रोसीजर के माध्यम से संसद में एक प्रॉपर कानून पारित हुआ, विधि पारित हुई, नियम पारित हुआ, और उसके माध्यम से यह कहा गया कि इन मामलों में व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो भारतीय संविधान कह रहा है कि जब संसद ऐसा नियम पारित कर दे और संसद कानून बना दे तो सरकार उसके माध्यम से छीन सकता है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अब क्या है, एक तो दो शब्द होते हैं, एक तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, दो वर्ड हैं आपके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसे कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू, और इसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, समझ ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ अपनाया गया है? यह अमेरिका में अपनाया गया है। इसका आशय क्या है कि इसमें कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बना देती है तो और राज्य उस कानून के माध्यम से या उस विधि के माध्यम से व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में जो है मूल अधिकार वो विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया है, तो वहाँ मूल अधिकारों को छीनना उतना आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने, अमेरिका की पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया उसे सरकार छीन सकती है। वहाँ के न्यायाधीश क्या कर सकते हैं भाई, नेचुरल राइट्स की भी बात कर सकते हैं भाई, यह भी देख सकते हैं कि संसद जो कानून बना रही है वह सही है या नहीं है। अगर वह सही है भी तो वह क्या कर सकते हैं, आपके नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, जो मैंने जॉन लॉक की बात की थी शुरू में पिछले लेक्चर में, उस पर भी जा सकते हैं कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है या नहीं और प्राकृतिक नैसर्गिक मूल्यों के अनुसार है कि नहीं। तो यह स्थिति ज़्यादा मजबूत बनाती है किसको? कोर्ट को ज़्यादा मजबूत बनाती है और व्यक्ति को ज़्यादा मजबूत बनाती है। यह स्थिति क्या करती है कि संसद और व्यक्ति के बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित करती है। तो यह प्रक्रिया कहाँ है? अमेरिका में है और यह भारत में है। हम थोड़ी भारत की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि भारत की प्रक्रिया का क्या आशय है। देखिए, पहले क्या था, जो आपका था कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून के माध्यम से सरकार व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती थी। ठीक, संसद ने कोई कानून बना दिया तो सरकार व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती थी, और सरकार व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन रही है। और व्यक्ति अगर इस मामले में कोर्ट जाना चाहता है और कोर्ट गया और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप देखिए सरकार मेरी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखता था? सुप्रीम कोर्ट ये देखता था कि संसद ने जो कानून बनाया है, क्या उस कानून के अनुसार सरकार व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन रही है। और अगर इस कानून के अनुसार छीन रही है तो ठीक है, और अगर कानून के अनुरूप नहीं छीन रही है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता था, केवल सरकार की गतिविधियों को देखता था और यह देखता था कि संसद द्वारा जो कानून बनाया है
उसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है कि नहीं। मतलब सरकार की गतिविधियों को देखता था। संसद किस प्रकार कानून बना रही है, कानून बनाने में संसद का क्या उद्देश्य है, कानून बनाते समय संसद क्या सोच रही है, क्या संसद नैतिक नैसर्गिक मूल अधिकारों की बात कर रही है कि नहीं। संसद की गतिविधियों पर जो उच्चतम न्यायालय विचार नहीं करता था। आरंभिक गोपालनवाद के मामले में यही आया था। ठीक है, तो संसद का मतलब क्या है, इसे कहते हैं विधान मंडलीय प्रक्रिया, और इसे कहा गया है मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया। तो गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम सरकार की मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया को देखेंगे, लेकिन विधानमंडलीय प्रक्रिया क्या है, संसद कानून क्यों बना रही है, संसद के कानून बनाने का क्या उद्देश्य था, संसद के कानून बनाने के पीछे क्या तर्क थे, हम उस सब पे विचार नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि संसद ने जो कानून बनाया है, अगर सरकार उस कानून के अनुसार प्राणदायक स्वतंत्रता को छीन रही है तो ठीक है। अगर सरकार उस कानून के अनुसार प्राणदायक स्वतंत्रता को ना छीनकर मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया के विरुद्ध छीन रही है तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो मेनका गांधी मामले में, ठीक है, मेनका गांधी बाद आया, जो कि वरुण गांधी की मम्मी है और राहुल गांधी की आंटी जी हैं। ये मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी है। मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बदलाव किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया को ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या देखेंगे, विधानमंडलीय प्रक्रिया को भी देखेंगे। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यह भी देखेगा कि संसद के यह कानून बनाने के पीछे क्या औचित्य था, क्या उद्देश्य था, क्या उसके मूल्य थे, आखिर यह कानून क्यों बनाया। अब विधानमंडलीय प्रक्रिया का भी उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है, उसका विश्लेषण कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि जो विधि की जो स्थापित प्रक्रिया थी, अब उसका और अधिक विस्तार हुआ और सुप्रीम कोर्ट को और अधिक अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट केवल सरकार की कार्यवाही को देख रहा था। संसद के द्वारा कानून क्यों बनाया गया है इस पर विचार नहीं कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर भी विचार करेंगे और व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार की मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया के साथ साथ हम यह देखेंगे कि विधानमंडलीय प्रक्रिया भी औचित्यपूर्ण है कि नहीं। अगर विधानमंडलीय प्रक्रिया और संसद की जो विधानमंडलीय प्रक्रिया है और सरकार की जो मनमानी कार्रवाई प्रक्रिया है, यह ठीक है, तो फिर आप छीना जा सकता है। अगर इस सब में कोई कमी आती है तो फिर उसको नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो प्राण एवं स्वतंत्रता में क्या हुआ कि इसने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया है और संसद कैसी प्रक्रिया अपना रही है, संसद किस प्रकार विधि बना रही है, इसको देखते हुए एक तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि हुई है और व्यक्ति के अधिकारों को भी उसने स्थापित किया है। तो हमने समझा है अनुच्छेद 21, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अनुच्छेद 21 का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, इसका सबसे अधिक विस्तार हुआ है क्योंकि इस अनुच्छेद को पढ़ाने में भी काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार बात की, जैसे पर्यावरण का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, आपको नींद लेने का अधिकार है, आपको एकांत में रहने का अधिकार है, आपको स्वच्छ जल का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है और हाल फिलहाल में क्या कहा गया है कि आपको निजता का अधिकार है, समलैंगिकता की बात जहाँ से उभरी है। उसके अलावा हाल ही में कहा गया इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है और किससे आप विवाह करना चाहते हैं, ये भी आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो देखिए एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आप इसका मतलब समझते होते दैहिक स्वतंत्रता का, पर्सनल लिबर्टी, अब विवाह करना क्या है, पर्सनल है या सार्वजनिक है, पर्सनल मामला है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, तो विवाह करना पर्सनल लिबर्टी है और ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, तो वो सवाल हल हो सकता था। लेकिन क्या है कि हम शब्दों को भी समझते जाए पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें विवाह करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है होना चाहिए, अंतरंग संबंध बनाने का भी अधिकार व्यक्ति को है। तो अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की गई है। तो हमने विस्तार में क्या समझा कि निजता का अधिकार है, आपके इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 की व्याख्या लगातार हो रही है और इसकी व्याख्या सरकार कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कर रहा है आपको, ये दे रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ये कहता है आपका गिरफ्तारी के
विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उसे किन किन मामलों में संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी भी दो प्रकार की होती है, एक तो क्यूरेटिव होती है आपकी और एक प्रिवेंटिव होती है। इसको कहते हैं दंड विषयक, इसको कहते हैं निवारक, निरोध। इसका क्या आशा है, दोनों में क्या अंतर है। गिरफ्तारी भी दो तरह की होती है, क्यूरेटिव और एक प्रिवेंटिव। तो देखिए क्यूरेटिव का क्या आशा है, मान लीजिए मैंने कोई अपराध कर दिया है और सरकार उस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार कर रही है, तो ये क्यूरेटिव होगा, दंड विषयक। अपराध मैं कर चुका हूँ। लेकिन प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है, अगर सरकार को यह लगता है कि यह आदमी कोई अपराध कर सकता है भविष्य में और इस व्यक्ति से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो मुझे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब क्यूरेटिव में दंड अपराध करने के बाद और प्रिवेंटिव में अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको यह दोनों अंतर है। तो जो अनुच्छेद 22 का भाग 1 है वह इसकी बात करता है और 22 का भाग 2 है वह इसकी बात करता है। ठीक है, इस क्यूरेटिव की बात कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपने समझे। तो 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करे तो कुछ उसको अधिकार प्राप्त है। जैसे कि वह व्यक्ति, गिरफ्तारी का आधार बताना होगा उसको कि आपने, अगर मैंने कोई अपराध किया है, अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है तो जो वारंट होता है वो दिखाना पड़ता है कि आपने यह अपराध किया इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर वकील रखने का अधिकार है, विधि विशेषज्ञ से वो सलाह ले सकता है। ठीक है, फिर है कि एक निश्चित समय के अनुसार अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। पुलिस को ऐसा नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 20 दिन तक अपने पास रखे हुए हैं उसको, 24 घंटे के अंतर्गत आपको उसको कोर्ट के समक्ष ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको आने जाने का और छुट्टी का समय शामिल नहीं होता। इसलिए पुलिस क्या करती है, अक्सर शनिवार को लोगों को गिरफ्तार करती है। अगर जिससे पुलिस को कुछ परेशानी है तो उसको शनिवार को गिरफ्तार करेगी, शनिवार को रखेगी, संडे को रखेगी, मंडे में ले जाके फिर वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो 22 क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई अपराध किया है और पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस आपको यह बताइए आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो तुरंत आपको आपके वकील से परामर्श करने का भी अधिकार होगा, और अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो वो कोर्ट के समक्ष ही प्रस्तुत करेगी और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो कोर्ट से चलेगी। और देखिए इस बार यूपीएससी में सवाल यहीं से आया है 2021 में। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब है, ये तो होगी क्यूरेटिव की बात, अब है प्रिवेंटिव की बात। तो भारतीय संविधान में प्रिवेंटिव को भी अपनाया गया है। मान लीजिए भारत सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है या इसकी गतिविधियां आपराधिक हैं तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। तो वह क्या अधिकार प्राप्त हैं ऐसे व्यक्ति को, उसको भी गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ठीक, उसको भी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक है, और इस व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है। नज़रबंद 3 महीने तक किया जा सकता है, उसको नज़रबंद भी कहते हैं। 3 महीने तक ही नज़रबंद किया जा सकता है। और 3 महीने के बाद क्या करना होगा, हाई कोर्ट के 3 मेंबर होंगे, उनके एक कमेटी बनेगी और अगर उन्होंने ये सिफारिश कर दी कि 3 महीने से अधिक इसको गिरफ्तार रखा जाना चाहिए, प्रिवेंटिव निवारक निरोध में नज़रबंद रखा जाना चाहिए, तो रखा जा सकता है। लेकिन इसमें 44वें संशोधन द्वारा इसमें क्या किया गया, इसको 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया है। लेकिन अभी ऐसा लागू हुआ नहीं है, कर दिया गया था, लेकिन व्यवहार में 3 महीने ही नज़रबंद रखा जा रहा है और रखा जाता है। तो ये अधिकार प्राप्त है इसको। ठीक है, तो देखिए, और भारत में विभिन्न प्रकार के प्रिवेंटिव कानून बनाए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा मीसा है, टाडा है, पोटा है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं। इन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये किताबों में लिखे होते हैं, आप पा सकते हैं। मैं केवल अवधारणात्मक बात ही कर रहा हूँ। तो ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये क्या अधिकार सभी को प्राप्त है, ये वाले नहीं, ऐसा नहीं, अपवाद इसमें भी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी देश हमारा कोई है, उस शत्रु देश है, उसका नागरिक है, तो उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत शत्रु देश तथा निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को ये वाले अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और निवारक नज़रबंदी ये है आपकी। ठीक है, देखिए निवारक नज़रबंदी, भारत एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नज़रबंदी और निवारक निरोध की प्रक्रिया को अपनाया गया है, बल्कि किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं अपनाया गया है, क्योंकि यह एक प्रकार से लोकतंत्र के खिलाफ दिखाई पड़ता है प्रथम दृष्टया। तो यह मेंस का सवाल बन सकता है आपको कि क्यों अपनाया गया है क्या। तो आप यह लिख सकते हैं कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा भारत में निवारक नज़रबंदी को अपनाया गया है, जो स्वयं में एक प्रकार से भारत की व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और उसके अधिकारों का हनन करता है। लेकिन यह अपनाने का क्या कारण है, भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता को भारतीय संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक महत्व दिया है और उसकी स्थापना के लिए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। और अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब हम निवारक नज़रबंदी को अपना रहे हैं तो इस कानून को हमें क्या है
कि विकल्प के तौर पे प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है कि हर बार हम इसको प्रयोग करते रहें। ठीक, तो ये मेंस में कभी सवाल हो सकता है कि ये स्वतंत्रता मूल अधिकारों में ही है, लेकिन मूल अधिकारों का हनन कर रहा है निवारक नज़रबंदी, तो इस प्रकार से सवाल आ सकता है। तो हमने आज अनुच्छेद स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक समझा, स्वतंत्रता के अधिकारों को समझाया, और अब हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे, 23-24 को समझेंगे। तो और 1-2 लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी मूल अधिकारों को समझने में। तो आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।